प्लान चल रहा है कि मुसलमानों को डराया जाए, विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाए। सरकार ने, गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने जो उनको पुलिस की कस्टडी में मरवाया है, तो साफ जाहिर है कि जुल्म हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। धर्म विशेष की बुनियाद पर अगर किसी को निशाना बनाकर इस किस्म की साजिश रची जाती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जुडिशरी का तो काम ही बंद हो गया है, तमाम फैसले सरकारें और पुलिस और प्रशासन ले रही हैं। इट सीम्स दैट इंडिया इज ऑन अ वे ऑफ बिकमिंग अ बनाना स्टेट। चौराहे पर तो तालिबान में मारे जाते हैं लोग। ये तालिबानी हुकूमत नहीं चलेगी। सेकुलर शोले के साथ कमनल खेला करने के माहिर लोग हैं, लेकिन ये तमाम ऐसे लोग हैं जो एक्सपोज हो चुके हैं इस तरह के काम करने। राष्ट्रवाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। माफिया अतीक अहमद के मर्डर पर मजहबी मातम कम होने का नाम नहीं ले रहा। माफिया की मौत को भी धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है। हद तो तब हो गई जब अतीक और अशरफ के पोस्टर लगाकर उसे शहीद बता दिया गया। अतीक की मौत के नाम पर मुसलमानों को डराने की बात हो रही है। आज सबसे पहले आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए। महाराष्ट्र के बीड की यह तस्वीर है। अतीक और अशरफ के पोस्टर लगे हैं। अतीक और अशरफ को शहीद बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस पोस्टर को हटा दिया है। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दूसरी तरफ तथाकथित मुसलमानों के ठेकेदार भी अतीक की मौत पर मजहबी कार्ड खेलने से नहीं चूक रहे। माफिया की मौत को तुष्टीकरण के रंग से देखा जा रहा है। और वैसी तौकीर रजा के बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य नूर अहमद कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को डराया जा रहा है। सुनिए। तो हुकूमत के जरिए भाजपा शासित जहां जहां राज्य हैं, वो सभी राज्यों में एक प्लान चल रहा है कि मुसलमानों को डराया जाए, विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाए। ठीक है, अतीक अहमद क्रिमिनल था, अतीक अशरफ क्रिमिनल था, वो एक बार का सांसद भी था और 5 बार का एमएलए था। उसका भाई भी एमएलए रह चुका था। अगर कोई मामला था, जब हमें अदालत पर भरोसा है, नंबर 1 तो अदालत ने आजीवन कारावास पहले ही दे रखी उस एक मामले में, तो उस पर उसको ये खौफ कौन सा था कि योगी आदित्यनाथ जी को अपराधियों से उसे मरवाना पड़ा। जिन लोगों ने मारा है, वो उनकी हिम्मत नहीं थी कि पुलिस के बीच में आकर के मारे यहाँ करके। वो मारने वाले लोग अपराधी थे और अपराधियों ने मारा, हुकूमत की साजिश से मारा, हुकूमत ने मरवाया। और यही एक अन्याय हुआ है उसके बेटे के साथ। मुख्यमंत्री महोदय ने जिस दिन से ये कहा मिट्टी में मिला देंगे, उन्होंने मिट्टी में मिलाया किसे मालूम आपको? उन्होंने देश के कानून को, देश के संविधान को मिट्टी में मिलाया है। नूर अहमद को आपने सुना। इस बीच कई सारी प्रॉपर्टीज का खुलासा लगातार हो रहा है। सांसद शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के, वो अतीक की मौत पर जुल्म होने की बात कर रहे हैं। बर्क यूपी सरकार पर अतीक को मरवाने का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। अगर पुलिस की कस्टडी में किसी को मारा जाएगा तो फिर अदालत की क्या जरूरत है? हिंदुस्तान अदालतें तो फिर बेकार हो गई। उनका क्या असर होगा अदालतों का? तो इनके साथ ये जुल्म हुआ है, कानूनी इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन अब तो ये जुल्म की इंतहा हो गई। ये सब कुछ जो है, ये तो ताकत सब अपने हाथ में ले ली उन्होंने। कानून तो उन्हें ये इतनी ताकत नहीं देता कि साहब वो जिस चाहे से मरवा दें वो कर दें। पुलिस ने जो कुछ रिश्वत काम कराया है, यानी सरकार ने, गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने जो उनको पुलिस की कस्टडी में मरवाया है, तो साफ जाहिर है कि जुल्म हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। उनकी नीयत ठीक नहीं है इसमें। अगर नीयत ठीक होती तो वो अदालत को भेजते उनको। तो लगातार कहा जा रहा है कि सरकार ने पुलिस अभिरक्षा में मरवा दिया। पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, एसआईटी बनी है, न्यायिक जांच आयोग बना है, उसके बावजूद सियासत हो रही है। हत्याकांड को लेकर अब अजमेर दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती भी इस पूरे विवाद में कूद गए हैं। सरवर चिश्ती तो भारत की छवि को खराब बता रहे हैं और देश को बनाना रिपब्लिक बोल रहे हैं। ये बयान भी आपको सुनना चाहिए। आज जो तौकीर रजा खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया है,
हम सबको उसकी हिमायत करना चाहिए। ऐसा लगता है कि जुडिशरी का तो काम ही बंद हो गया है, तमाम फैसले सरकारें और पुलिस और प्रशासन ले रही हैं। इट सीम्स दैट इंडिया इज ऑन अ वे ऑफ बिकमिंग अ बनाना स्टेट। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन इससे हमारी देश की छवि वैसे ही बहुत खराब हो गई है और हमारे जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और खासतौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो आपने सुना चिश्ती साहब को। अतीक अहमद हत्याकांड में आज तीनों शूटर को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दूसरी तरफ पुलिस ने असद कालिया को गिरफ्तार कर लिया है। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज हो रही है। इस बीच शाइस्ता के काले कारोबार पर भी कई खुलासे हो रहे हैं। प्रयागराज से गुरुग्राम तक अरबों का कारोबार फैला है। शाइस्ता के नाम कई रियल एस्टेट कंपनियां हैं। शाइस्ता ने गुरुग्राम की कई रियल एस्टेट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी किया है। वहीं प्रयागराज में अरबों के कई हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिसकी एक एक डिटेल टाइम्स नाउ ऑफ भारत के पास है और वो डिटेल लगातार हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। सवाल तो ये उठता है कि इतना बड़ा अतीक शाइस्ता को बनाया किसने? इतनी बड़े स्टेट के मालिक कैसे बन गए? चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। माफिया अतीक की मौत पर मजहबी मातम कब तक? सवाल यह भी कि अतीक को शहीद बताने वाले कौन कौन है? अतीक का काला साम्राज्य किसने खड़ा किया? कौन गद्दार निकला? किसने पीछे से सपोर्ट किया? सवाल यह भी कि अतीक का उत्तराधिकारी कौन? 11,000 करोड़ पर किसकी नजर है? यह भी सवाल है। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ मनीष शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शिवम त्यागी स्टूडियो में मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सुबोही खान है जो कि नेशनल कन्वीनर है राष्ट्र जागरण अभियान की। मनोज कक्का साहब है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। कक्का साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। नूर अहमद को आपने सुना, शफीकुर रहमान बर्क को आपने सुना, तौकीर रजा को आपने सुना, दरगाह के चिश्ती उनको आपने सुना। महाराष्ट्र के बीट से एक तस्वीर आई जहां पर अतीक को शहीद बता दिया गया। पोस्टर लगे थे, वो पोस्टर पुलिस ने हटवा दिए। अब मेरा सवाल यह है कि क्या इसीलिए जब असद का एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद जो घटनाक्रम बदला, अखिलेश यादव को लग रहा था कि भाईचारा गड़बड़ हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसीलिए? नहीं, मैंने सबको सुना और आपको भी सुना और आपके उत्तेजना को भी सुना। सवाल ये नहीं है क्या आपने उत्तेजित स्वरों से और उत्तेजना भरे शब्दों से आप ये साबित करना चाहते हैं और इसके आप समर्थक हैं कि जो इलाहाबाद में हुआ वो सही हुआ? क्या यह सच नहीं है कि यह देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या तालिबानी तरह के पूरे देश में आप माहौल पैदा करेंगे? जो भी अपराधी है, समाजवादी पार्टी ने कभी किसी अपराधी का समर्थन नहीं किया है। जो आपने अपने प्रस्तावना में बात बताई कि उसका 11,000 करोड़ रुपए का उसका साम्राज्य है, तो 11,000 करोड़ रुपए में उसने तो साफ कहा उसके परिवार के लोगों ने कि 5 करोड़ रुपए उसने उसी सरकार के मिनिस्टर को दिया था। तो ये तो अब जांच का विषय है कि क्यों सरकार के संरक्षण में, माननीय न्यायालय के अभिरक्षा में अपराधियों की हत्या कर दी गई जहां पुलिस वाले मौजूद थे। तो क्या सरकार का मूक समर्थन था, या सरकार आप ही के चैनल में आप ही जैसे कुछ वक्ताओं ने बहुत जोर जोर से कहा कि उसका इंटरनेशनल संबंध है, तो क्या कुछ ऐसा उजागर हो रहा था जिससे सरकार फंस रही थी? ये तो सवाल करना चाहिए आपको सरकार से। और वो 2019 से साबरमती जेल में है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर, तो 2019 से लेकर के अगर आज 23 में और इतने सालों में निश्चित रूप से आपने ये भी आप जानते होंगे, इतना तो जरूर जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो इतने सालों में उसकी कौन सी संपत्ति सीज कर गई जो आपको ये आंकड़ा और आ गया कि 11,000 करोड़ की अभी बची है? तो आप ये सब सवाल मैं समझता हूं कि आपको कम से कम सत्ता दल से पूछना चाहिए। चलिए काका साहब, आपने 1.5 मिनट बोला और मैंने जानबूझकर नहीं बोला। दिक्कत यह है काका साहब कि आप रोज अगर 5 बजे टाइम्स नाउ भारत देख लेते तो आपको पता लगता हमने क्या क्या सवाल उठाए, क्या क्या सवाल नहीं उठाए। और रही बात उत्तेजना की, मेरी उत्तेजना तब भी हुई थी जब राजूपाल मारा गया था। मेरी उत्तेजना तब भी दर्शकों ने देखी थी जब उमेश पाल का शूट आउट हुआ था। मेरी उत्तेजना दर्शकों ने तब भी देखी थी जब 2 पुलिस वाले उसमें शहीद हो गए अपनी ड्यूटी निभाते हुए। मेरी उत्तेजना देश ने तब भी देखी थी और मेरी उत्तेजना देश ने तब भी देखी थी। मैं पूरी रात स्टूडियो में मौजूद था काका साहब, मैं पूरी रात स्टूडियो में मौजूद था और अतीक जिस तरीके से मारा गया पर हमने सवाल उठाए, उस पर सरकार से सवाल पूछा, पुलिस से सवाल पूछा, लेकिन तब आपको उत्तेजना नहीं दिखाई। उत्तेजना तब दिखाई देती है जब मैं ये सवाल पूछता हूं कि समाजवादी पार्टी से अपराधी के पक्ष में नहीं है। चलिए ठीक है काका साहब, मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। क्या इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला सर, कि क्या जो बयान हमने सुनवाए, इन्हीं बयानों के चलते अखिलेश यादव को लगा था कि भाईचारा खराब हो रहा है? सवाल
जो आप सवाल कर रहे हैं, मैंने बताया तो राकेश, ये सत्ता से सवाल है ना, कानून व्यवस्था। अरे सर, आपने सत्ता से सवाल पूछा, पिछले कुछ दिनों से हम भी सवाल पूछ रहे हैं। पीड़ित बिटिया 4-4 साल के बच्चों, 4-4 महीने के बच्चों को जला दे रहे हैं, सवाल पूछे, हिम्मत कर पाए? अरे मैं हिम्मत कर रहा हूं, मेरी हिम्मत की चिंता करिए। सरकार का जो आपसे पूछो कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं की थी कि अतीक अहमद को आपकी सरकार के रहते उसके गुनाहों की सजा दिलवा दी जाए। आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी। चलिए यार, कैसी बात कर रहे हो? अतीक और अशरफ के साथ जो हो सकता है कानून में, जितनी हो सकती है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के समग्रता से बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी तो सवाल करो, थोड़ी हिम्मत वो सब सवाल कर रहे हैं कक्का साहब, मेरी हमारी हिम्मत की चिंता मत करिए। देश की पत्रकारिता मनीष शुक्ला 42वें स्थान पे आ गई। कितना हुड़ुक चिल्लू पत्रकार। सर, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए कक्का साहब। आपकी पार्टी किस जगह पर है पूरे देश में? प्रदेश में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा था कि सत्ता यहाँ पर कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू नहीं हो रही थी, तो चिंता करिए सर, हमारी पत्रकारिता की चिंता मत करिए कक्का साहब। मैंने एक भी कोई गलत सवाल करा है तो आप बता दें। नहीं, सवाल मेरा भी गलत नहीं है ना साहब, सवाल तो मेरा भी गलत नहीं है। मनीष शुक्ला भाईचारा समाप्त हो रहा था, इसीलिए अखिलेश यादव का बयान था। आप ये बताओ, आप रुकिए कक्का साहब, बाकी सब ये बता दो, लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? आपका है, टाइम्स नाउ नव भारत का। अरे तो लॉ एंड ऑर्डर सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि उसके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। कक्का साहब, मैं आपसे सवाल ही पूछ रहा हूं। कक्का साहब सुनिए ना, कक्का साहब सुनिए सर, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। कक्का साहब सुनिए ना, कक्का साहब सुनिए, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है सर। अतीक के साथ जो हुआ उस पर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर हमने सवाल उठाया, इसीलिए मैंने कहा कि सर रोज देखते तो आपको नहीं ये बात कहनी पड़ती, आप खुद नहीं कहते, आप इतने संजीदा हैं कि आप खुद ये बात नहीं कहते। मनीष शुक्ला जी, रुक जाइए सर, जरूर देख लिया मनीष शुक्ला जी। नहीं सर, आप लाइव देख लिया करते ना सर, कोई रिकॉर्डेड शो थोड़ी नहीं होता है। पूरे देश, ठीक है मनीष शुक्ला जी, रुक जाइए सर, कम से कम आप सवाल करना सीख आप देखा करिए सर। मनीष शुक्ला जी, ठीक है सर, रुक जाइए मनीष शुक्ला जी। राकेश जी, समाजवादी पार्टी का प्राइमरी मेंबर बनने के लिए अपराधी माफिया या बड़े से बड़ा एफआईआर दर्ज होना एक आवश्यक शर्त, इसलिए राकेश इसलिए कागज को आप तरह के सवाल कठिन सवाल पूछ के आप क्यों तंग कर रहे हैं? सारे और इनके आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे आपको, अब उनको सुन लीजिए। के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञानवर्धन होना चाहिए। कक्का साहब सुन लीजिए, पार्टी में रहने के लिए चिन्मयानंद वाला चरित्र चाहिए, ये नहीं बता पा रहे। मनोज कक्का जी, मनीष शुक्ला अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे सर, आपने अपनी बारी का इंतजार किया। काका जी आपके अंदर मनोज जी, शांत हो जाइए, अपने समय में जितना चिल्लाना था चिल्ला लिए, विषय सुन लीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी में इनके बड़े नेता है रामगोपाल यादव नहीं है, उन्होंने तो परसों बता ही दिया ना कि अतीक तो छोटा मोटा इधर उधर कुछ गलती करता था, मीडिया वाले माइक आईडी और कैमरा ले जाकर अतीक अहमद को माफिया बना दिया। जो अशोक साहू की हत्या किया था अतीक अहमद ने थोड़ी किया था, मीडिया की आईडी से कैमरे की रोशनी पर उसको मीडिया वालों ने मार दिया। राजपाल की जो हत्या हुई थी वो मीडिया की आईडी से कैमरे की रोशनी में कर दी गई थी रामगोपाल जी के अनुसार। वो तो बड़ा सज्जन आदमी था, तांगे वाले का लड़का था, भटका हुआ नौजवान था, मीडिया वाले उसको माफिया बना दिया। आप लोग काहे इनको मनोज यादव जी को परेशान कर रहे हैं जबरदस्ती सवाल? मनीष इधर की बात मत करो, आप जवाब दो कि क्या उस प्रथा को, देखिए मूल विषय ये है मानते हो कि तुष्टीकरण की राजनीति में अखिलेश यादव जी की पूरी पार्टी इतना लिप्त है। अतीक अहमद तो माफिया था, जब ये मुख्यमंत्री थे तो आतंकवादियों को छोड़ते थे, संकट मोचन उसकी कचहरी, वाराणसी कचहरी, अयोध्या बाराबंकी कचहरी के जो रुक जाइए मनीष शुक्ला जी, अपनी बात पूरी करिए सर, 20 सेकंड और देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सवाल का जवाब तो ले लीजिए। रुक जाइए सर, आपने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे आगे बढ़ना पड़ा। कक्का साहब, आपने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मनीष शुक्ला जी अपनी बात पूरी करिए। रुक जाइए सर, रुक जाइए। राकेश जी देखिए, डिबेट तो मैं भी इस तरह से नहीं कर सकता। नहीं मनीष शुक्ला जी, आपको 20 सेकंड अनइंटरप्टेड अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए। समाप्त हो गया, ये इस तरह से थोड़ी चलेगा। शोर तो मैं भी मचा सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये जो आतंकियों के समर्थक, माफियाओं के समर्थक बैठे हैं, इनसे सवाल पूछ के आप ये सोचते हो कि अतीक को कंडेम करेंगे, अशरफ के खिलाफ बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे? जब अखिलेश यादव, रामगोपाल उनके समर्थन में बोल रहे हैं, तो मनोज यादव से आप उम्मीद करना बंद कर दीजिए। देखिए, अभी जो तमाम बयान आपने दिखाए हैं उसी का मर्म है
कि इन लोगों की मजबूरी है कि ऐसे लोगों के साथ खड़े होना, क्योंकि तुष्टीकरण वोट के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, तुष्टीकरण की सियासत हो रही है। मैं मनीष जी आता हूं। मेहरदीन रंगरेज, अतीक क्या आपकी नजर में शहीद है? देखिए, अतीक जो था एक सांसद था और एक पूछ रहा हूं शहीद है विधायक। देखिए सुनिए, शहीद नहीं था, हम बार बार कह रहे नहीं था। आप जो बात मैन है वो बात सुनिए। उसे किस तरीके से मारा गया, कैसे मरवाया गया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, किस तरीके से मारा गया? देश ने देखा है, तस्वीरें हमने देखा है ना, कैसे मरवाया गया, उसकी कैसी सुरक्षा में चूक हुई, किस तरीके से हॉस्पिटल में नहीं बताया गया कि उसे लेके आ रहे, उसकी जांच वहां पे भी हो सकती थी, थाने में भी हो सकती थी, मगर ये जो भाईचारा गड़बड़ हो गया। बीच में आप ही बोल, पूछ रहा हूं ना सर, सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, हम हथियारों के जितने भी हत्यारे हैं हम उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़े, मगर जो जिन्होंने हत्याएं की हैं, आप ये देखिए पांडे जी, उन्हें सुरक्षा दी जा रही, बाकायदा उनके घर के बाहर पुलिस वाले खड़े, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही। अगर यही कोई कारनामा, अगर ये कोई व्यक्ति कोई मुस्लिम होता, उर्दू नाम वाला होता, तो उसके घर पे आज बुलडोजर भी चल गया होता और उनका एनकाउंटर भी हो गया होता। उनका ना एनकाउंटर हुआ, ना उनके घर पे बुलडोजर चला। ये टारगेट किलिंग जो हुई है कब तक होती रहेगी? सुनिए, उमेश पाल शूटआउट केस में 2 पुलिस वाले भी शहीद हुए थे, नाम पता है आपको? ये सवाल आपने मेरे से पहले भी पूछा था। मैंने नहीं पूछा था सर, मैंने नहीं पूछा था। ये बताइए, मैंने नहीं पूछा, जो हत्यारे थे, मैंने नहीं पूछा। नाम पता है आपको? कौन सा पुलिस वाला? नाम बताइए ना। आप बताइए ना, मुझे हत्यारे और जो बलात्कारी थे उनके नाम आप बताइए ना। आप बता दीजिए, आप आतंकियों के नाम बता दीजिए। अरे आप बता दीजिए ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बता दीजिए। आप बताएंगे नहीं, आप बात को इधर उधर करना, आपको मेरी बात सुननी नहीं है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अरे हत्यारे नहीं थे भैया, वो जिंदा है अभी। अरे तो उनका एनकाउंटर नहीं हुआ शिवम भाई, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? मगर क्यों नहीं चला? क्योंकि वो अलग धर्म विशेष से लोग आते हैं। अरे वो धर्म विशेष से आते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं कर रहा। और नहीं तो उन्हें तुरंत मार देना चाहिए था। भाई विशेष से थे, इसलिए उनका नाम आपको नहीं पता है। सुबोई खान जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ, खासतौर से रमजान में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलना चाहती हूँ कि पूरे भारत के मुसलमानों को आज ये देखना होगा कि हम किस तरह की लीडरशिप पे भरोसा करते हैं। एक गैंगस्टर, एक माफिया जो मदरसे से 2 बच्चियों को उठाकर पूरी रात उनका गैंगरेप करता है, एक गैंगस्टर, एक माफिया जो मुसलमान बच्चों को उठा के गुंडे, भूमाफिया, कातिल बनाता है, एक गैंगस्टर माफिया जिसके रहते हुए उत्तर प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, बाहर सड़कों पे घूम नहीं पाती थी, उसके मरने को इन लोगों ने इतना ज्यादा विलाप का विषय बना दिया है कि जैसे कोई क्रांतिकारी मर गया हो, जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी मर गया हो, या जैसे कोई बहुत राष्ट्र सेवा करने वाला कोई बहुत देशभक्त मुसलमान मर गया हो। मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते कहती हूं, मैं मानती हूं कि प्रशासन से चूक हुई है, लेकिन मुझे दुख नहीं है उन दोनों के मरने का। धरती पे से बोझ खत्म हुआ है, आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे अपराध होंगे जो होने से बच गए। एक लॉ ऑफ नेचर भी होता है, एक कुछ प्रकृति का भी न्याय होता है। आप लोग जो बार बार कह रहे हैं सरकार ने मरवा दिया, सरकार ने मरवा दिया। अभी नूर अहमद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क बोल रहे थे। ये वो लोग हैं जिनके लिए महिलाएं सिर्फ और सिर्फ एक सेक्सुअल कमोडिटी है। ये वो लोग हैं जिनके लिए महिला सम्मान कुछ मायने नहीं रखता। क्या क्या स्टेटमेंट्स देते हैं औरतों के बारे में, पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी होने के नाते ये बोलना चाहती हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता सुरक्षित है। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश की बेटियां सेफली यूपी की गलियों में घूमती हैं। योगी जी कोई 5 साल के बच्चे नहीं है कि एक अपराधी को ऑन कैमरा मरवा के जय श्री राम का नारा लगवा देंगे। साफ दिख रहा है कि जिस वक्त उसके बेटे का, एक सेकेंड लास्ट लाइन, साफ दिख रहा है अतीक अहमद के बेटे की मौत के तुरंत बाद अतीक अहमद टूट गया था। वो बहुत सारी चीजों में खुलासे करने लगा था कि पाकिस्तान से हथियार ड्रोन द्वारा मैं पंजाब से लेकर आता हूं, उसके ISI कनेक्शन, वो लोग टूट रहे थे। बहुत सारे राजनीतिक नाम सामने आने वाले थे, बहुत सारे राज खुलने वाले थे। तो कौन वो लोग हैं जिनके ऊपर खतरा था अतीक अहमद के बयानों से? ये बड़ी बात आप कह रही है शिवम। उमेश पाल शूटआउट केस में संदीप निषाद और राघवेंद्र 2 पुलिस वाले जो सिक्योरिटी में तैनात थे वो शहीद हो गए, उसकी बात नहीं करेंगे। मेहरदीन रंगरेज, उनके धर्म की बात नहीं करेंगे,
लेकिन अतीक और असद जो अपराधी वो चले गए इस दुनिया से, तो साहब मुस्लिम से भाईचारा खराब हो गया। देखिए उसकी बात कैसे करेंगे, उसकी बात करना तो इनके एजेंडा में फिट नहीं होता ना, उसकी बात करना तो इनके नैरेटिव में फिट नहीं होता। समाजवादी पार्टी के एजेंडा में ये फिट नहीं होता कि जो तो पुलिस वाले गए उनके बारे में कभी कोई बात करी हो, उनके बारे में कोई जिक्र किया हो। लेकिन अगर अतीक अहमद की बात करें तो उसी दिन से इतना जबरदस्त तरीके से रो रहे हैं। एक तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, किसी कवि सम्मेलन में ना कुछ तो कवि आते हैं और कुछ होते हैं दाद देने वाले। ये समाजवादी के प्रवक्ता आप दाद देने के लिए बुला रखे हो क्या? ये बोलने के टाइम पे कुछ बोल तो पाते नहीं है, बीच में जबरदस्ती शुरू हो जाता है। चुप रहिए आप जरा थोड़ी देर के लिए। ये क्या तरीका है इनका? हर किसी के बीच में, अरे भाई मुझे वाह नहीं चाहिए कि नहीं, बलिया की घटना पर बोल पाओगे जबरदस्ती, बांदा की घटना। अरे काका जी रुक जाओ भैया, रुक जाओ, उस पर बोल पाओगे कि नहीं? बोलोगे? अरे मुझे नहीं बोलना है, मुझे क्या बोलना है? आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अतीक की आत्मा आ गई है आप में। इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम फ्रस्ट्रेटेड है। जब से डिबेट शुरू हुई है बिल्कुल अतीक की तरह बातें कर रहे हैं, कभी डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब ये गुंडागर्दी वाला माहौल फैलाया हुआ है। भाई अतीक नहीं रहा, आत्मा आ गई है क्या अंदर आपके? इतना क्या चिल्ला रहे हो? माना आपका सांसद था, पूर्व सांसद था, आपको दर्द है, आपको फंडिंग करता था, आपको गुंडे देता था, आपके लिए वोट लाता था, लेकिन उसकी आत्माओं को मत बुलाओ अपने अंदर। 75 जनपदों की बात हो गई, कोई सब शांति में है, अलावा समाजवादी पार्टी के कोई नहीं रो रहा, सब सुख शांति से है, आराम से है, सुकून से है। 2024 में इलेक्शन आने वाला है, फिर से देखना। शाहजहांपुर में लेकिन ये अतीक टाइप की अब जो है व्यवहार मत करिए, बंद कर दीजिए इसको। एक और सवाल आपके लिए मेरे पास है, लेकिन शिवम 20 सेकंड अनइंटरप्टेड अपनी बात पूरी करिए। मैं बस सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब इस देश में विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ मैं खुश हुआ, मेरे देश में तमाम लोग खुश हुए। लेकिन आज जब उसी मामले में असद का इनकाउंटर हुआ, दोनों ने पुलिस वालों को मारा था तो इनका रोना निकल पड़ा। क्यों? आप मुझे एक चीज बताइए ना, जब यहां पर विकास दुबे का हुआ जिसने पुलिस वालों को मारा था, हम तो नहीं रोए, हम तो नहीं रोए, तो फिर ये क्यों हो रहा है? इंसाफ हो सकता है, आप ये बताइए। विकास दुबे के मामले में नहीं था क्या इंसाफ? विकास दुबे के मामले में क्यों नहीं रोए? इंसाफ है ये जो खाते में ये क्यों नहीं रोए? सारी अदालतें और जेल और जितने एडवोकेट हैं सबको बंद कर दीजिए। ये अदालत मान रहा है, बंद कर दीजिए संविधान को। ये 3 तलाक वाले मामले में अदालत को गाली देने वाला अदालत का हवाला दे रहे हैं। इंसाफ गोली से ही होगा तो अपराधी गोली, अगर गोली से इंसाफ होगा तो हथियारों का भी इंसाफ वाले पर गोली चलाएगा की टीम देखेगी नहीं, गोली चलाएगी। कभी आप इंसाफ कर दीजिए। काका साहब, 3 आतंकी हैं, इनका भी इंसाफ कर दीजिए गोली से। अगर इंसाफ गोली से है तो आप इनका भी इंसाफ कर। ठीक है, सो वही आप कुछ बोल रही हैं, जल्दी से पूरी करिए। देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि कोई नहीं कह रहा है कि योगी जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इंसाफ किया है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि गैंगस्टर माफियाओं के अंत ऐसे ही होते हैं। एक भी गैंगस्टर माफिया बता दीजिए जो नेचुरल कुदरती मौत मरता हो। ऐसी सड़क पे कुत्ते की मौत मारे जाते हैं ये लोग, क्योंकि बद्दुआएं लेते हैं पूरी उम्र भर। हम नहीं कह रहे हैं कि योगी जी ने ये काम किया है, आपको भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। और अतीक ने 2004 में खुद कहा था, अतीक ने वही 2004 में खुद कहा था, किसी दिन सड़क किनारे पड़ा मिलूंगा, मेरे जैसा कोई सिरफिरा मार जाएगा। 2004 में उसने खुद कहा था। कक्का साहब 1990 से 1994 नैनी जेल के एक्स सुपरिटेंडेंट एसके पांडे, थोड़ी देर पहले हमने उनसे बातचीत की है। और ये भी दर्शकों को बता दें, हम ब्रेक के समय डिबेट को इसलिए क्लोज करेंगे क्योंकि ब्रेक के बाद उनको सुनवाना है एसके पांडे से। लेकिन सवाल मैं कक्का साहब से पहले पूछ लेता हूं। अतीक ने धमकी दी थी, इतनी गोली मारूंगा कि शरीर पोस्टमार्टम लायक बचेगा नहीं, इतनी गोली मारूंगा, यह धमकी दी थी अतीक ने। और खुलेआम आपकी पार्टी ने 21 साल तक सपोर्ट किया है। 1990 से 1994 के दौरान बीच के 1 साल को अगर छोड़ दीजिए, कौन मुख्यमंत्री था आपको पता होगा? पांडे जी, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं काका जी? अतीक अहमद जो उसने कितनी धमकी दी थी, कितने लोगों को मारा था, पीटा था, वो अपराधी था, उसको न्यायालय में दिया करता था। उसके सारे अपराधों का समाजवादी पार्टी एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए। 20 सेकंड कक्का साहब आपको, और फिर 20 सेकंड मनीष शुक्ला। रुक जाइए मेहदी नगरी, आपकी आवाज होने नहीं जा रही है, सिर्फ कक्का साहब। मैं ये कह रहा हूं राकेश, मैं ये कह रहा हूं समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे दुनिया का ये सवाल है कि जितने भी हम, अगर हमारे यहां आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हर अपराधी को मिलनी चाहिए।
लेकिन वो तालिबानी तरीका और रेडिकल करके पूरी सोसाइटी, राज्य का काम है कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना। सवाल उठा रहे हैं, मैं उसके साथ हूं मनोज काका, लेकिन ये किसी भी तरह की कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में फेल है। बड़े दुख की बात है कि पिछले कुछ दिनों में कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता प्रवक्ता ये ताल ठोक कर नहीं कहता नजर आया कि हां गलती हो गई, अतीक को सपोर्ट कर। नहीं करना चाहिए था वैसे आदमी का सपोर्ट, खोलकर कह देते सर उत्तर प्रदेश की जनता यकीन मानिए। अरे कभी सपोर्ट नहीं करा। आप जैसे सरकार को बाजार खड़ा करते हैं। मेरे एक शब्द आप दिखा दो, आप अपने आर्काइव में एक शब्द दिखा दो, झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। वक्त इतना ही है क्योंकि ब्रेक के बाद हमें एसके पांडे साहब को सुनवाना है और देश को और उत्तर प्रदेश की जनता को वो पूरी बातचीत जरूर सुननी चाहिए। नैनी जेल के एक्स सुपरिटेंडेंट एसके पांडे किस तरीके से अतीक ने धमकी दी थी और कहा था इतनी गोलियां मारूंगा कि शरीर पोस्टमार्टम लायक नहीं बचेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद ये एक्सक्लूसिव बातचीत